विद्या संस्थान जयति जय जय हे योग विद्या संस्थान। पूरा संस्कृति और नवयुग का प्रतिष्ठान जयति जय जय हे योग विद्या संस्थान जयति जय जय हे योग विद्या संस्थान। आत्म गौरव राष्ट्रनिष्ठा विश्व भर में प्रतिष्ठा। आत्म गौरव राष्ट्रनिष्ठा विश्व भर में प्रतिष्ठा। ऋषि पतंजलियो शिक्षा का यह धाम जयति जय जय हे योग विद्या संस्थान जयति जय जय हे योग विद्या संस्थान। गाँव किसान जवान स्वदेशी का अभियान। गाँव किसान जवान स्वदेशी का अभियान। जन जन को आंदोलित करता, जन जन को आंदोलित करता भारत स्वाभिमान। भारत स्वाभिमान, भारत स्वाभिमान, भारत स्वाभिमान जयति जय जय हे योग विद्या संस्थान जयति जय जय हे योग विद्या संस्थान। ओम। उठे समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे। उठे समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। हम उठे उठेगा जग हमारे संग साथियों, हम बढ़े तो सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों। जमी पे आसमान को उतार दे, जमी पे आसमान को उतार दे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। उठे समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे। उठे समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे। ओम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। दूर इस अज्ञान कुदधि से, दूर इस अज्ञान कुदधि से। वीणा वाणी तार दे, तार दे, तार दे। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। हृदय स्वामी जी
कुमाऊं विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर महोदय डॉक्टर अरोड़ा साहब और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शर्मा साहब, डॉक्टर उनियाल साहब और एनएसएस के सभी कार्यक्रम अधिकारी, वॉलंटियर्स, प्रोफेसर्स और आगंतुक मेहमान, मैं पतंजलि परिवार की तरफ से और पतंजलि विश्वविद्यालय की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप उस वक्त हमारे यहाँ कैंप में आए हैं तब हमारे यहाँ दोनों कैंप फेज़ 1 और 2 तकरीबन, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में लबालब भरे हैं और बहुत से आगंतुक, रोगी, हेल्दी, योगी सभी यहाँ पर आए हुए हैं। हम स्वामी जी के बड़े आभारी हैं कि उन्होंने बहुत विधि वक्त से, बिजी शेड्यूल से समय निकाला और हमें दर्शन दिए। इसलिए मैं सबसे उनसे निवेदन करूंगा कि पहले हम सबको आशीर्वचन, आशीर्वाद, साधुवाद और प्यार दें। आदरणीय श्री अरोड़ा जी, श्री शर्मा जी और इस राष्ट्र के उन्नयन के कार्य में लगे हमारे उनियाल साहब, ब्रिगेड करतार सिंह जी और सभी राष्ट्रीय सेवा योजना के इस पवित्र अभियान अनुष्ठान में लगे सभी अधिकारीगण और विश्वविद्यालय के भी छात्र छात्राएं। राष्ट्र सेवा योजना हमें अपने राष्ट्र की पहले समझ हो और सेवा तत्व का बोध हो और फिर हम योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें तो हम एक बहुत बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हैं। इस देश के 99% नागरिकों को दुर्भाग्य है कि देश की शक्ति का बोध नहीं है, देश के मूल स्वभाव का, मूल प्रकृति का, मूल संस्कृति का बोध नहीं है। भारत को हम विदेशियों की आंखों से देखते हैं। हमारा मूल स्वभाव, संस्कृति, प्रकृति और सभ्यता क्या है यह हम अपनों से नहीं पूछते, यह हमें दूसरे सिखाते हैं। भारत की शक्ति क्या है इसको हमसे छुपाया गया, इतिहास में हमें गलत पढ़ाया गया और वर्तमान में भी हमें अपने देश की शक्ति को देखने का सामर्थ्य न जाने क्यों नहीं मिल रहा है। इसलिए इतना शक्तिशाली राष्ट्र आज जिस पायदान पर खड़ा है उसको देख करके हृदय में वेदना भी होती है। माना कि दुनिया के लगभग यूएन के अंदर 204 देश रजिस्टर्ड हैं, उसमें भारत चौथे पायदान पर है आर्थिक दृष्टि से देखें तो। हमसे आगे खाली जापान, चीन और अमेरिका है, लेकिन हमारे भीतर अपार शक्ति और संभावनाएं हैं। राष्ट्र सेवा, सेवा का इतना बड़ा तत्व जो सृष्टि का कण कण हमें सिखाता है। सूर्य जो अखंड ऊर्जा का, अजस्र ऊर्जा का स्रोत है, पूरे जगत को प्रकाशित करता है। हम एक ट्यूबलाइट जलाते हैं, एक बल्ब जलाते हैं, एक पंखा चलाते हैं तो उसका बिल आता है। सूर्य से जो रोशनी मिल रही है इस जगत को, रूस वालों ने एक बार कोशिश की थी कि हमारे देश के अंदर रात को भी उजाला ही रहे, क्योंकि जिस समय हमारे यहां अंधेरा होता है उस समय अमेरिका में तो उजाला होता है। तो उन्होंने ऐसा सोचा था कि हम आकाश में इस तरह से कुछ कर देंगे कि रूस में 24 घंटा उजाला ही रहेगा, हमें लाइट जलानी नहीं पड़ेगी, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए। सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिल रही है अलग अलग तरह से, वो तो अलग है ही, हमारी फसलों के लिए, वनस्पतियों के लिए, खेतों के लिए वो अलग है। खाली रोशनी मिल रही है, उसका ही यदि हम वैल्यूएशन करें तो दुनिया की किसी गवर्नमेंट में ताकत नहीं है कि सूर्य का बिल का पेमेंट कर सके। सूर्य सेवा कर रहा है, चंद्रमा सेवा कर रहा है, ये धरती हमारी सेवा कर रही है। एक अन्न का दाना डालते हैं, गेहूं डाला, बाजरा डाला, चौलाई डाली, एक चौलाई का दाना डाला, कितना वापस मिलता है बच्चों? एक चौलाई। पहाड़ में चौलाई को क्या बोलते हैं? सरगवा, राजगिरा, सोयाबीन तो अलग है, चौलाई बोलते हैं। चौलाई एक दाना डालो तो कितने आएंगे? आप लोग तो पहाड़ के,
एक से हजारों आएंगे। किसी भी बिजनेस में, किसी भी व्यापार में हम कोई जब हम कैलकुलेट करते हैं कि इससे क्या लाभ होगा, तो हमें कहीं 10%, कहीं 25%, 50%, 100% बेनिफिट वाला कोई बिजनेस हो तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। धरती में हम जो डालते हैं वो हजारों गुना हमको रिटर्न होकर के मिलता है। धरती उसके बदले कुछ नहीं लेती। धरती सेवा कर रही है, सूर्य सेवा कर रहा है, चंद्रमा सेवा कर रहा है। जिन पेड़ों को हमने लगाया वो कितनी ऑक्सीजन देते हैं। एक पेड़ से जो मिलने वाली ऑक्सीजन है उसका आर्थिक मूल्यांकन करें तो करोड़ों रुपए में होता है। और एक इंसान जिस ऑक्सीजन को जीवन भर प्रयोग करता है जीवन जीने के लिए, उसकी वैल्यूएशन करें तो 3 से 5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन एक इंसान ले लेता है। इसलिए जो पेड़ नहीं लगाता वो सबसे बड़ा पापी और अपराधी गुनहगार है। तो वृक्षारोपण करना, वह हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। जो ऑक्सीजन हमें मिली है, जो हम ले रहे हैं, उसको वापस रिटर्न करना, ये तो हमारा धर्म है, कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है। सेवा का मूल तत्व सारी सृष्टि में देखने को मिलता है। धरती को जितना रिटर्न करना चाहिए वो 100% उससे रिटर्न मिलता है। पेड़ों से 100% आउटपुट मिलता है, सूर्य से 100% आउटपुट मिलता है। और एक दिन भी सूर्य अपनी ऊर्जा को बचा के नहीं रखता है। चाणक्य नीति में आता है कि ये 19-20 जो हम सुनते रहते हैं, 19-20 का फर्क है। 20 गुण बताए, सिंहाद एकम, बकाद एकम, ऐसे अलग अलग पशुओं से, पक्षियों से, सृष्टि से सीखने की वहां शिक्षा दी है। तो वहां का शेर की तरह काम करो। जैसे शेर जब एक बार अटैक करता अपने शिकार के ऊपर, तो ये नहीं सोचता कि कल को मैं शिकार कैसे करूंगा। बस जिस काम को कर रहे हो पूरी ताकत झोंक दो उसके अंदर। और जब हम ऐसा करते हैं तो सफलता हमारे चरणों में होती है। मैं तो एक छोटे से गांव से आया हूं। अनपढ़ थे मेरे माँ बाप, और मैं जिस गांव में पैदा हुआ, जिस समय मैं था उस समय तक कोई उस गांव के अंदर एमए नहीं किया था। 1-2 शायद कोई अध्यापक लग पाए थे। बाकी आईएएस आईपीएस बनने की, डॉक्टर इंजीनियर बनने की तो कोई सोचता ही नहीं था। आज तक भी कोई नहीं बनाया वहां से। लेकिन मेरे मन में एक विचार था कि सभी महापुरुषों के भी तो मेरे जैसे शरीर हैं। जब ये इतने बड़े बन सकते हैं तो मैं भी उनके पदचिन्हों पर चलूंगा। मैं महापुरुष नहीं बन पाऊं, लेकिन मैं एक अच्छा पुरुष तो जरूर बनने की कोशिश करूंगा। मैं बचपन में गाता था, मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनो भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। राम भरत सा मेरा मन हो, अर्जुन भीम सा मेरा तन हो। राम भरत सा मेरा मन हो, अर्जुन भीम सा मेरा तन हो पटेल सा स्वाभिमान, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनो भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं आगे बढ़ा, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। चलना मेरा धर्म है, चढ़ई बेती चढ़ई बेती। परिणाम क्या होगा ये भगवान का विधान है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। और दुनिया की कितनी बड़ी ताकत मेरे सामने आकर के खड़ी हो जाए और मुझे खरीदना चाहे तो मैं बिकूंगा भी नहीं। ऐसा जोश और जुनून हमारे दिलों में होना चाहिए। मैं कह रहा था सेवा का तत्व पता होना चाहिए, तो फिर हम सेवा किए बिना जी नहीं सकते। मेरी कोई बाध्यता थोड़ी है कि मैं 3 बजे उठूं, रात को 10 बजे तक काम करूं, विदाउट एनी सैलरी, विदाउट एनी इंटरेस्ट, सुबह से शाम तक गालियां खाओ, फिर अपने आप को खपाओ। फिर भी लगाऊं, क्योंकि मैं अपना धर्म और कर्तव्य मानता हूं उसको, सेवा को। अब सूरज को कोई रोज थूके तो कोई सूरज उगना बंद कर देगा क्या? रोज लोग गालियां देते हैं, बाबा रामदेव को पत्थर बांध करके समुद्र में डुबो देना चाहिए, लोगों ने डुबो दिया उन्हीं को। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, हमें अपना काम करना है। क्या फर्क पड़ता है इससे कि कौन मुझे क्या कह रहा है? मुझे जो करना है मुझे उसे पूरी प्रामाणिकता के साथ करना है, और मेरे जीवन के आदर्श है सेवा। स्वस्थ पंथा मनुचरे में सूर्य चंद्रमा। सेवा तत्व का बोध हो। योजना से काम करने पर 99% काम पहले ही हो जाता है। योजना हमारी ठीक होनी चाहिए। हम कोई भी काम करें, पेड़ लगाएं तो योजनाबद्ध तरीके से लगाएं। अब बरसात में पेड़ लगाएंगे तो चलेंगे, अब जून महीने में पेड़ लगा दिया तो का मामला गड़बड़। अब
पहले लोगों का कपालभाति कराओ, हीमोग्लोबिन बढ़ाओ, फिर कितना यूनिट ले लो दान। पहले उनका हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए उनको बोलो कपालभाति करो, हरी सब्जियां खाओ। हमारे उनियाल साहब बोल रहे थे 12.5 हीमोग्लोबिन हो तो आइडियल होता है, बाबा का 17 रहता है और हर साल रक्तदान करता है। तो हीमोग्लोबिन बताओ कैसे, वृक्षों के बारे में बताओ कि ये वृक्ष तो देवता, हजारों यज्ञ करना और एक वृक्ष लगाना बराबर, और जो वृक्ष नहीं लगाता तो फिर अगले जन्म में भगवान उसको पेड़ी बनाएंगे कि नालायक तू ऑक्सीजन ले रहा था, तो आज अब उल्टा लटक जा। ऊर्ध्वमूलमधः शाखा शाश्वतम प्राहुरभ्य। जल के बारे में जागरूकता हो कि देखो भाई, बड़ा सोचो, 97% जल समुद्र में रहता है, 3% जल वो प्रकृति में काम आता है, उसमें भी 2% तो ग्लेशियरों में रहता है, 1% जल फिर सृष्टि के सारे जीवों के लिए, गधों के लिए, घोड़ों के लिए, कबूतर के लिए, चिड़िया के लिए, हाथी के लिए और सारे वृक्षों के लिए, सारी फसलों के लिए खाली 1% जल है। और उस जल में भी हम गंदगी डाले जा रहे हैं। सुबह उठे तो दे दनादन साबुन लगाए जा रहे हैं कि गोरे हो जाएंगे। जितना ज्यादा हम साबुन प्रयोग करते हैं, जितना ज्यादा शैम्पू प्रयोग करते हैं, वो सब अंततोगत्वा जमीन में जाता है, जमीन से जल में जाएगा, जल से वापस शाक सब्जियां फल बन के अपने ही शरीर में आएगा। जो हमने धरती को अर्पित किया वो वापस अपने शरीर में आने वाला है। जो खेत में जो कुछ डाला वो वापस पेट में आने वाला है। समझने की जरूरत है। योजनाबद्ध तरीके से राष्ट्र सेवा योजना का एक कार्य आप कर रहे हैं, सेवा की भावना से कर रहे हैं, उद्देश्य बहुत पवित्र है और सेवा के आयाम जो भिन्न भिन्न अभियान आपने लिए हुए हैं वो इस राष्ट्र की बहुत बड़ी आवश्यकता है। चाहे वो स्वस्थ भारत का अभियान हो, चाहे स्वच्छ भारत का अभियान हो, प्रदूषण मुक्ति का अभियान हो, नशा मुक्ति का अभियान हो, मतदाता जागरण का काम हो। पहले बाबा लोग मतदान नहीं करते थे, हमने कहा हम सन्यासी होने से पहले इस राष्ट्र के नागरिक हैं, इसलिए मेरे योग धर्म से और मेरे सन्यास धर्म से भी पहले मेरा राष्ट्र धर्म आता है, उसको निभाना हम सबका समान रूप से कर्तव्य है। इसको निभाओ। ये भाव सबके भीतर आप और प्रखरता से जागृत कर रहे हैं। विकास के बारे में इस देश में जो दृष्टि आई है वो विनाशकारी दृष्टि आई है। महात्मा गांधी ने जिस विकास की बात की, महात्मा गांधी ने कभी भी केवल भौतिक विकास की बात नहीं की, मूल्यों के साथ विकास की बात की। आज इस देश में क्या पूरी दुनिया में किसी देश की समृद्धि को मापने का एक पैरामीटर अपनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? बोलो नरेश, राष्ट्रीय सेवा योजना वालों। जीडीपी, नेशनल जीडीपी हमारी ये है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब जीडीपी में क्या है? आप पेड़ काटते हो तो जीडीपी बढ़ती है, क्योंकि वो पेड़ फिर बिकेगा, उसका पैसा मिलेगा। सारे जंगल काट दो, भारत की जीडीपी बढ़ जाएगी। पेड़ लगाने से जीडीपी घटती है। आप जो पेड़ लगाते हो उससे पैसा खर्च करते हो, पेड़ काटते हो तो आमदनी होती है, पेड़ लगाते हो तो पैसा खर्च होता है। तो पेड़ लगाने से जीडीपी घटती है, पेड़ काटने से जीडीपी बढ़ती है। गंगा जी में प्रदूषण फैला हो तो जीडीपी बढ़ती है, क्योंकि उससे आगे इक्विपमेंट लगेंगे, सरकार का बजट बनेगा, भी 200 करोड़ का 500 करोड़ का बना है, फिर 2000 करोड़ रुपए का बना। हर जिले के अंदर तंबाकू की फैक्ट्री लगा दो, शराब की नदियां बहा दो, पूरे देश में जीडीपी बढ़ जाएगी। क्यों? सब लोग दारू पिएंगे तो जो दारू बनाने वाले खूब उनके बैलेंस शीट के ऊपर वो दिखाएंगे, पिछले साल हमारा टर्नओवर 2 करोड़ था, इस बार हमारा टर्नओवर 2 लाख करोड़ का हो गया है, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों ने पानी पीना बंद कर दिया है, अब केवल वाइन पीते हैं, मॉडरेट हो गए, विकसित हो गए। अब उन्होंने पानी पीना बंद कर दिया, अब वो क्या, वो बियर पीते हैं। मैंने देखा यूरोप के कुछ देश हैं जहां लोग पानी पीते ही नहीं,
पानी पीते ही नहीं, बियर ही पीते हैं। तो करो विकास देश का, पिला दो सबको बियर, पिला दो सबको वाइन। ये हिंदुस्तान की सरकार तो यही चाहती है, क्योंकि जीडीपी बढ़ती है ना। आप दारू पिएंगे, बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, सिगरेट पीने से जीडीपी बढ़ती है। पीछे एक रूस के वित्त मंत्री ने बयान दिया, हमारे देश के लोग सिगरेट पिए क्योंकि उससे जीडीपी बढ़ती है। अरे मैंने कहा भगवान तारा भला करे। ऐसा सिगरेट पीने से जीडीपी बढ़ती है, उससे पेड़ भी कटते हैं बहुत, और आदमी भी बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, फिर उससे बीमार होते हैं, फिर कैंसर होता है, उससे जीडीपी बढ़ती है। तो ये जीडीपी का कुचक्र ऐसा चलाया है। हमें जीडीपी बढ़ानी है, लेकिन दारू पी करके नहीं, नशा कर करके नहीं। हमें जीडीपी बढ़ानी है खेतों में पुरुषार्थ करके, हमें जीडीपी बढ़ानी है उद्योग में विकास करके, और वो नशे का उद्योग नहीं, और दूसरे सृजनात्मक उद्योग। हमें जीडीपी बढ़ानी है अपने सेवाओं को प्रशस्त बना करके। हमें जीडीपी लोगों को बीमार कर करके नहीं बढ़ानी। बीमार आदमी होगा तो हॉस्पिटल वालों की, दवा बेचने वालों की जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन एक आदमी जो स्वस्थ है तो पहले से वो 5 गुना ज्यादा काम करेगा, 4 गुना ज्यादा काम करेगा। मेहनत करके जीडीपी बढ़ानी है, बीमार होकर के जीडीपी नहीं बढ़ानी। तो मूल्योगत विकास, विकास किस बात का? ये विकास शब्द बहुत अर्वाचीन है, मुश्किल से एक शताब्दी भी नहीं हुआ इसको। अकेला विकास, पहले मूल्योगत विकास की बात थी, अभी खाली विकास, डेवलपमेंट। ये विकास के दर्शन को भी हमें समझना पड़ेगा। खैर, बहुत बहुआयामी संकल्प के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना के आप सभी जिम्मेदार नागरिक, कार्यकर्ता और अधिकारी यहां पर हैं। मुझे बहुत अपेक्षा है कि आप बहुआयामी सोच के साथ, व्यापक सोच के साथ एक बहुत बड़ी भूमिका इस राष्ट्र के निर्माण के लिए आप निभाएंगे, और इस राष्ट्र की आत्मा को भी समझने का हम प्रयास करेंगे। मैं कह रहा था 99% देश के लोगों को अपने देश की शक्ति का ही बोध नहीं। मैं जब राष्ट्र की शक्ति के बारे में बोलता हूं तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारा देश इतना शक्तिशाली है। अपने देश की सीमाएं और इसकी प्रकृति, इसकी भूमि, इसके भीतर की भू संपदाएं, फिर जो इस देश के नागरिक हैं और उनकी प्रतिभाएं, उनका बौद्धिक स्तर, उनकी आध्यात्मिक चेतना, उन सब का मूल्यांकन करते हैं। और मैं ये दिखा ली, जो लोगों को सबसे मोटी बात समझ में आती है, उस आर्थिक मूल्यांकन की बात करूं तो इस देश में आज किसी भी देश को जो मापा जाता है तो ये जीडीपी, फिर उसका जो है प्रति वर्ष जो उसका ग्रोथ रेट होता है, विकास दर, फिर उसकी रिजर्व्स, फिर उसकी सैन्य शक्ति, कई चीजों को एक साथ मापन किया जाता है। उसमें एक चीज होती है रिजर्व, किसके कितने पास। भारत में जो अनअकाउंटेड मनी एंड अनअकाउंटेड प्रॉपर्टी, वो भी एक बहुत बड़ा विषय है। लेकिन गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भारत में आरबीआई के अनुसार 18,000 टन है, लेकिन एक्चुअली इस देश के अंदर 50,000 टन रिजर्व गोल्ड है, और उसका ही वैल्यू करें तो 150 लाख करोड़ रुपए का तो खाली लोगों के पास सोना है। और जमीन के अंदर जो लोहा, सोना, कोयला, तेल, एल्युमिनियम और 89 प्रकार के जो मिनरल्स हैं, उसका मैंने कुल मूल्यांकन किया, आर्थिक मूल्यांकन, जो नॉन रिजर्व्स हैं, नॉन रिजर्व्स जो लूट रहे हैं वो रात दिन, सबसे बड़ी लूट वहीं हो रही है जिसको हम इलीगल माइनिंग का नाम देते हैं। नॉन रिजर्व्स इस देश के 89 प्रकार के जो मिनरल्स हैं, उनके बारे में मैं बात करूं तो वो है करीब 20,000 लाख करोड़। बहुतों का कंप्यूटर फेल हो गया होगा, ये इतने पैसा कितना होता है? इस पैसे से यदि सोना खरीद करके पूरे हिंदुस्तान की जमीन पर बिछाया जाए तो एक मोटी सी परत हम पूरे हिंदुस्तान में बिछा सकते हैं। और इसके यदि नोट खरीद करके 500 और 1000 की भी ऐसी जो है वो पहाड़ जैसे उसको हम लगाएं गड्डियों को, तो हिमालय से भी ऊंचा पहाड़ बन सकता है। ये 20,000 लाख करोड़, तो आप इसको सोच नहीं सकते, इतनी बड़ी शक्ति भारत की। भारत की नदियां, भारत की प्रकृति,
जल, जंगल, जमीन, यहाँ की जवानी, जड़ी बूटियां, इन सब का मूल्यांकन किया जाए तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत से ज्यादा धनवान, भारत से ज्यादा बलवान, भारत से ज्यादा गुणवान, भारत से ज्यादा चरित्रवान, भारत से ज्यादा महान राष्ट्र पूरी दुनिया का कोई नहीं है। और इसमें भी भारत हमारे लिए मात्र एक जमीन का टुकड़ा नहीं, हम इसको तो मां मानते हैं। और इस मां का माथा मुकुट है हिमालय, और हिमालय के आप ज्यादातर वासंदी यहां पर हैं, आप भारत माता के माथे के मुकुट, कोहिनूर। हम सब जन्मजात भारत रत्न हैं। एक तो पुरस्कार दिए जाते हैं साहब, पुरस्कारों की भी नई कहानी है। कुछ अच्छे लोगों को भी मिल जाते हैं, बाकी पुरस्कार पैसे में बिकते हैं, कोई भी जाके खरीद सकते हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक। लेकिन हमें पुरस्कारों की चाह नहीं, लेकिन हमें गर्व है कि हम उस देश की मिट्टी से पैदा हुए हैं जो भगवान रामकृष्ण की जननी है, जो भगवान शिव की जन्य गौतम कपकाज महर्षि पाणिनि पतंजलि वाल्मीकि विश्वामित्र जमदग्नि अत्रि भारद्वाज आदि न जाने कितने कोटि कोटि ऋषि हुए, उनकी ये धरती, और इस पर मैंने जन्म लिया। अपने राष्ट्र की आत्मा, अपने राष्ट्र के स्वभाव, अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति को हम समझें। पूरी दुनिया में सिविलाइजेशन की बात की जाती है। यूरोप का सिविलाइजेशन 2000 साल पुराना है, मिडिल ईस्ट का सिविलाइजेशन, उसकी संस्कृति सभ्यता 1400 साल पुरानी होगी। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा जो सिविलाइजेशन है वो 1,96,08,53,112 वर्ष पुराना सा प्रथमा संस्कृति ही विश्ववारा, इतनी महान संस्कृति, और उसमें हमने जन्म लिया है। इससे बड़े सौभाग्य की बात हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकती, इससे बड़ा मोटिवेशन हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। लोग कहते बाबा आप मोटिवेशन कहां से पाते हो? आजकल तो जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं और पूरी दुनिया के जो इलीट क्लास लोग हैं ना, वो वहां पर एक मोटिवेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, और मोटिवेशन ट्रेनिंग करने वालों की फीस भी बहुत मोटी होती। कितनी? 50,000 रुपए 2 सेशन के। और वो क्या मोटिवेशन देते हैं? वही जो मैं बात कह रहा हूं, बस मेरा मोटिवेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम विदाउट फीस का है। मोटिवेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, अच्छी बात है। कहां से मोटिवेट होते हैं हम? तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो इस भारत राष्ट्र से ही हमें मिलता है। जो भारत में पैदा हो गया, उसके लिए उससे बड़ा मोटिवेशन का कोई एनर्जी का कोई सोर्स और दूसरा हो ही नहीं सकता। इसलिए तो भारत में पैदा हो गए ना, वो तो ऐसे ही कूदते रहेंगे, उछलते रहेंगे, गाते रहेंगे, नाचते रहेंगे, अपनी मंजिल पा लेंगे, क्योंकि उनको ऊर्जा मिलती है अपने ऋषियों से, ऊर्जा मिलती है उनको महर्षि दयानंद से, स्वामी विवेकानंद से, उनको ऊर्जा मिलती है महर्षि कणाद से, कपिल से, विश्वामित्र से, पतंजलि से, उनको ऊर्जा मिलती है अपने असंख्य कोटि ऋषिमुनियों से, महापुरुषों से। अरे इतना बड़ा इतिहास तो किसी का नहीं है, लेकिन हमने अपना कुछ रखा ही नहीं। समय गिनते हैं तो विदेशी हिसाब से, हर चीज को विदेशी अंदाज से देखते हैं। कहने को भारतीय, सिर पर शैम्पू लगता है तो विदेशी, चेहरे पर क्रीम पाउडर विदेशी, टूथपेस्ट कॉलगेट पेप्सोडेंट विदेशी, जिलेट मेरे जैसे बचे हुए जिनको सेविंग करना ही नहीं, हम तो सेविंग करते हैं देश की। साबुन विदेशी, रॉक्स, लाइफबॉय, जूते विदेशी, चप्पल विदेशी, पेन विदेशी, घड़ी भी बहुतों के पास विदेशी। विदेशी हो तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। गाड़ी विदेशी। हमारे दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है, और जिस दिन ये बदल गए ना, हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो हम खुद को भी बदलेंगे और युग को भी बदलेंगे। आचार्य श्याम शर्मा जी तो इसको एक मंत्र संकल्प के रूप में कहते थे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। आत्मनिर्माण से, चरित्र निर्माण से, राष्ट्र निर्माण से युग निर्माण की आधारशिला हमको तैयार करनी है। हमसे ब्रह्मांड है, हम एक व्यक्ति नहीं, हम इस संपूर्ण राष्ट्र और संपूर्ण विश्व के एक मजबूत प्रतिनिधि हैं, और हमारे बहुत बड़े व्यापक दायित्व है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के हम पर बहुत उपकार हैं, इस भारत माता के हम पर बहुत उपकार हैं।
हमको अपनी शक्ति की पहचान हो, हमें अपने राष्ट्र की शक्ति की पहचान हो, हमें सेवा तत्व का बोध हो और योजनाबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से हम अपने हाथों से एक स्वस्थ, समृद्ध, वैभवशाली राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। हम हर एक चीज को बहुत गंभीरता से, जीवन के प्रत्येक सत्य को बहुत जागरूकता से देखें और अपने इस व्यष्टिगत अस्तित्व के साथ जो समष्टिगत हमारा अस्तित्व है उसको भी अनुभव करें, तो निश्चित रूप से हम जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। हमारी परंपरा है कि जो अभ्यागत होते हैं उनको हम देवतुल्य मानते हैं। अतिथि देवो भव की हमारी यही संस्कृति है और हमने तो सबके भीतर ब्रह्म तत्व को ही देखा है और यही हमारी संस्कृति की मूल आत्मा है, यह हमारी मूल प्रकृति, हमारा स्वभाव है। तो आप सबके भीतर विराजमान उस ब्रह्म तत्व को, आप सबके हृदय में राष्ट्र निर्माण के संकल्प को और इस राष्ट्र को उन्नयन करने की आपकी भावनाओं को प्रणाम करता हूं और हम सब मिलकर के अपने हाथों से एक बहुत सुंदर राष्ट्र का जरूर निर्माण कर पाएंगे। एक क्षण के लिए भी अपने मन में निराशा नहीं आने देंगे। हमारी चेतना के दो स्तर होते हैं, एक निम्न चेतना, एक उच्च चेतना। हमेशा अपने महापुरुषों के चरित्र को अपने आंखों के सामने रख करके हम मोटिवेट रहेंगे और एक क्षण के लिए भी निम्न चेतना में नहीं आएंगे, उच्च चेतना में, दिव्य चेतना में, डिवाइन कॉन्शियसनेस में रहेंगे, तो हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। और आप ऐसे ही रहेंगे, अपनी फ्रीक्वेंसी को नीचे नहीं आने देना। फ्रीक्वेंसी सेट करके रख लो। मोबाइल की फ्रीक्वेंसी हमको सेट करने आती है, टीवी की फ्रीक्वेंसी, रेडियो की फ्रीक्वेंसी सेट कर लेते हैं, लेकिन खुद अपसेट रहते हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी ना इधर उधर बदलती रहती है बहुत जल्दी, फास्ट। तो हमारी फ्रीक्वेंसी हमारे साथ डिवाइन मोड पर रहे, डिविनिटी रहे हमारे भीतर, ऐसी अपेक्षा करता हूं। और एक बार पुनः माननीय श्री अरोड़ा साहब, मिसिज अरोड़ा और हमारे शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी जी, सभी यहाँ इस अनुष्ठान में बहुत श्रद्धा के साथ आए हैं और सभी हमारे अधिकारीगण जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आप सब उस जिम्मेदारी को प्रामाणिकता से निभा रहे हैं। आपको अपनी शक्ति का, राष्ट्र की शक्ति का और अपनी भूमिका का बोध है और इस व्यापक मिशन में आप लगे हुए हैं। आप सबको अपनी शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं और जिन लक्ष्यों को आप लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से ये राष्ट्र के उन्नयन के मूलभूत, आधारभूत तत्व हैं और इनसे हम एक जरूर वैभवशाली राष्ट्र बना पाएंगे। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार की योजना है और जब भारत स्वतंत्र होने जा रहा था उस समय जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के मन में कई बातें जो है, भारत जो आज़ाद हो रहा था, सब लोग खुश थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बहुत चिंतित थे। उनके दिमाग में एक बात जो है बार बार जो वो आ रही थी कि आज तक हम सब एक थे, कहीं आज़ाद होने के बाद कहीं हम अलग अलग न हो जाएं। तो वो बहुत जब मनन कर रहे थे और जो है उनके दिमाग में एक चीज़ आ रही थी कि किस तरीके से हम आने वाली पीढ़ी को एक ऐसी शिक्षा जो है दें जिससे कि जो है हमारा भारत जो है सबसे आगे हो, ये उनके दिमाग में था। उन किताबी ज्ञान जो है ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, ये जो है राष्ट्रपिता जो है इस चीज़ को जानते थे और इसलिए जो वो व्यवहारिक शिक्षा पर जो है ज़्यादा जो है ध्यान देना चाह रहे थे। उन्होंने ये बात जो है कही कि जो है किस तरीके से हम जो अपने युवाओं को जो है एक युवा शक्ति को अपने राष्ट्र विकास में लगाएं। इसलिए जो है उनके दिमाग में एक जो है जो शिक्षा के प्रति जो है एक अलग से जो विचार आया था कि व्यवहारिक शिक्षा को भी जो है शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। तो इस विषय में जो है राष्ट्रपिता तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके विचार जो है
24 सितंबर जो है 1969 में, जब जो है गांधी शताब्दी वर्ष जो है 1969 में आ रहा था, उससे पूर्व जो है 24 सितंबर 1969 में ये योजना जो है पूरे भारतवर्ष में 37 विश्वविद्यालयों में 40,000 की छात्र संख्या से शुरू की गई। और उस समय जो है एक जो बहुत बड़ी जो है विपत्ति हमारे जो है देश के ऊपर जो है थी, वो थी कि उत्तर भारत में अकाल पड़ा हुआ था। और इसी को जो लेकर जो है पहली थीम जो हमारी बनी, उसमें 1971 के बाद जो है 1972 में हमारे पास जो पहली थीम राष्ट्रीय सेवा योजना की जो है थी, वो थी अकाल बनाम भारत। और उस समय जो है हमारे वॉलंटियर ने, जो राष्ट्रीय सेवा योजना के जो वॉलंटियर थे, उन्होंने एक शपथ ली थी कि हम भारत में दोबारा अकाल की छाया नहीं पड़ने देंगे। और तब से आज का दिन है, अकाल नहीं है, लेकिन आज भी जो है एक जो है दूसरे तरीके का अकाल पड़ा हुआ है कि किसी के पास तो बहुत कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है। आज भी हमारे जो है युवा, कई जो है हमारे जो है लोग जो है भूखों जो है सो रहे हैं, उनको जो है खाने के लिए जो है एक वक्त की जो है रोटी नहीं मिल पा रही है। ये भी आज जो एक जो है बड़ी विडंबना है। आज हमारा जो है दूसरा जो है आज का जो हमारी जो थीम है, वो हमारा है कि युवाओं के माध्यम से स्वस्थ भारत का निर्माण। पूरे भारतवर्ष में 33 लाख वॉलंटियर हैं और ये पूरे विश्व की सबसे कम खर्चे में सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। इससे बड़ा कोई संगठन नहीं है जिसमें 33 लाख जो वॉलंटियर हमारे पास हैं। और भारत सरकार की योजना यह है कि आने वाले जो अगली पंचवर्षीय योजना है, लगभग 1 करोड़ के आसपास हमारे युवाओं को इससे जो है जोड़ा जाएगा। भारत सरकार द्वारा हमें जो थीम दी गई थी, वो थी यूथ फॉर हेल्दी सोसाइटी, युवा स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए। हमने जो है 5 विषय लिए और भारत सरकार द्वारा एक और विषय हमें दिया गया अंत में, तो 6 विषयों पर हमने काम किया। पहला हमारा था कि स्पर्श गंगा अभियान। ये अभियान हमने स्टार्ट किया और इस अभियान के तहत हमने जो है गंगा को सफाई करने का अभियान, हमने कहा कि गंगा को सफाई करने की जरूरत नहीं है। गंगा को सफाई हम नहीं कर सकते हैं, हमें अपने मन रूपी गंगा को पवित्र करना, हमने अपनी आदतों में परिवर्तन लाना है। यदि हम जो कूड़ा जो है जो हम जो है इधर उधर फेंकते हैं, यदि हम उस पर हम जो रोक लगाएं, अपनी आदतों में यदि रोक लगाएं, तो शायद हम जो है गंगा को जो है पवित्र कर सकते हैं। दूसरा हमारा प्रोग्राम है, हमने उसको नाम दिया है संवेदना। संवेदना प्रोग्राम का मतलब है कि सभी युवाओं को हेल्दी बनाने का एक प्रोग्राम है, युवाओं को स्वस्थ रहने का जो है एक प्रोग्राम हमारा है। मैं पूरे इसमें उत्तराखंड के अंदर जो मैंने जो है जब देखा कि हमारे जो है 90% जो हमारे युवा जो है बीमार हैं, चाहे वो मानसिक रूप से, चाहे वो जो है शारीरिक रूप से, चाहे किसी न किसी रूप में लगते तो हमें जो है मोटे ताजे हैं, लेकिन जो है वो स्वस्थ नहीं है। ये बहुत बड़ा जो है उनके जो है मानसिक रूप से भी जो है बीमार हैं, शारीरिक रूप से भी बीमार हैं। इसके लिए जो हमने बच्चों को जो है एक जो है हेल्दी जो है यूथ जो बनाने का एक संकल्प ले रखा है। और पूरे उत्तराखंड के अंदर हमने एक प्रोग्राम चला रखा है कि जो बच्चा जो है ब्लड डोनेट कर सकता है वही हेल्दी है, जो बच्चा जो है लोगों को जो है शिक्षित कर सकता है वो हेल्दी है, जो लोगों को जो है अपने विचारों का जो है आदान प्रदान कर सकता है वो हेल्दी है। इस तरीके से हमने पूरे उत्तराखंड के अंदर लगभग 47,000 यूनिट ब्लड कलेक्ट करके हमने इस साल दिया। एम्स की टीम आई थी, मैंने एम्स की टीम जब आई थी तो उनको भी जो है पतंजलि विश्वविद्यालय द्वारा जो है उनको भी जो है एक ब्लड डोनेशन कैंप जो है उनको भी दिया गया। हमने रुड़की में लगाया था, यहाँ से हमारे पास 50 वॉलंटियर आए थे, उन्होंने ब्लड डोनेट किया था। तो हम युवाओं को जो है पूरे अपने उत्तराखंड को रक्त के क्षेत्र में जो है एक बहुत आगे जो लाना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा हर एक वॉलंटियर वो स्वस्थ रहे, उसका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ऊपर रहे। तीसरा हमारा जो प्रोग्राम है वो हमारा है हरित उत्तराखंड से हरित भारत। हम पूरे उत्तराखंड को पर्यावरण से जो है एक समृद्ध जो है पर्यावरण यहाँ चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि एक बच्चा यदि जन्म लेता है तो ये एक पेड़ लग जाना चाहिए, इसलिए कि प्राणवायु की जो है कमी, धीरे धीरे प्राणवायु की कमी होती जा रही है। तो हमें जो प्राणवायु को जो है ज़्यादा से ज़्यादा, एक बच्चा यदि जन्म लेता है तो एक पेड़ जो है उसको जो हमने वो कर देना है। और चौथा हमारा जो प्रोग्राम है, फोर्थ प्रोग्राम है आपदा राहत। यदि कोई आपदा हमारे प्रदेश के ऊपर आ जाती है तो हमने अपने युवाओं को तैयार रखना है ताकि हमारे युवा जो है हमेशा जो है इसके लिए जो है तैयार रहें। और पांचवा हमारा प्रोग्राम है व्यक्तित्व विकास। हमारे बच्चे जो है नशा या अन्य जो गलत आदतें हैं, इन आदतों का जो है वो न करें, या जो वेस्टर्न जो हमारा कल्चर है उसकी ओर जो न जाएं। ये हमारा जो है पांचवा प्रोग्राम है। और अंतिम जो छठा प्रोग्राम जो इस बार भारत सरकार ने हमें दिया था वो था युवाओं को जो है जागरूक करना, अपने मतदान के प्रति जो है उनको जागरूक करना।
और हमने इस बार जो है वो ये कर दिया था कि इस बार जो है हमने जो है इस अभियान के तहत जो है 9 लाख जो है लोगों को जो हमने जो है संकल्प पत्र भरवाए थे। जो इस समय मतदान का प्रतिशत बढ़ा है पूरे 5 राज्यों में, वो राष्ट्रीय सेवा योजना की देन है। हमने जो है 9 लाख जो है संकल्प पत्र यहाँ भरवाए थे उत्तराखंड के अंदर। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी जो है हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना ने इसमें काम किया था। मैं आप लोगों ने जो है के माध्यम से आप लोगों ने जो है लगातार जो है इस पर जो प्रयास किया है और हम जो है इसको जो है लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले समय में हम ऐसी युवा पीढ़ी का जो है वो जो है ये तैयार कर रहे हैं जो कि हर तरीके की समस्याओं से जो है लड़ने के लिए तैयार हो। धन्यवाद। राष्ट्रीय सेवा योजना में शब्द है सेवा, और सेवा सबसे बड़ा कर्म है। कई बार ज्ञान के अंदर अहंकार आ जाता है, ज्ञानी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है जहाँ तक सेवा करने वाला पहुँच सकता है। नारद जी तो इतने बड़े भक्त हुआ करते थे, उनमें भी एक बार अभिमान आ गया था, भगवान को उनका अभिमान तोड़ना पड़ा था। कहते हैं आत्मा और परमात्मा के बीच में सिर्फ अहंकार का पर्दा होता है, तो सेवा उस अहंकार के पर्दे को हटाने के लिए सबसे बढ़िया माध्यम है। आप सब इस सेवा में लगे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जिस प्रकार के आंदोलन राष्ट्रीय सेवा योजना कर रहा है, उसमें ब्लड डोनेशन, पर्यावरण की रक्षा, हमारे प्रांगण में भी उनियाल साहब आए थे और करीब 224 यूनिट ब्लड का डोनेशन बच्चों ने किया था, जो कि एक स्वयं में एक रिकॉर्ड रहा है। उनियाल जी बहुत ही उत्साही राष्ट्रीय सेवा योजना के अधिकारी हैं उत्तराखंड में, और इनके आने से, इनके प्रभाव से बाकी लोग भी उत्साहित हो जाते हैं, तो ये बहुत बधाई के पात्र हैं। मैंने इनका एक प्रत्यावेदन सुना है मुख्यमंत्री महोदय के सामने, बहुत ही सुंदर, सबकी प्रशंसा आपके लिए है। 7 क्रांतियों का आंदोलन हमारा गायत्री परिवार भी, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने भी प्रतिपादित किया था कि 7 आंदोलन सबसे प्रमुख हैं। उस 7 आंदोलनों में शिक्षा प्रमुख है। शिक्षा, साधना, शरीर को साधना, और पर्यावरण इम्पोर्टेंट है उसमें, नारी जागरण, कुरीति उन्मूलन इत्यादि 7 कार्यक्रमों में राष्ट्रीय सेवा योजना भी इन्हीं प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है, इसलिए अत्यंत बधाई के पात्र हैं। 1 करोड़ वृक्ष लगाने की योजना हमारे परिवार की भी है, तो आपके इस कार्यक्रम में कुछ योगदान हम लोग भी करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया, इस अवसर पर शामिल होने का मौका दिया। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी को मैंने अभी तक दर्शन नहीं किए, तो पहली बार फिजिकल रूप में दर्शन हुए हैं। टेलीविज़न पे तो मैं दर्शन करता रहा था। योग मैं भी जानता था, बचपन से हम लोग अष्टांग योग पतंजलि का जानते थे, करते नहीं थे। स्वामी जी को जब देखा टेलीविज़न पे तो वास्तव में करने की प्रेरणा हुई। संध्या हम लोग करते हैं, संध्या में प्राणायाम स्वयं आता है, लेकिन वो प्राणायाम जो स्वामी जी ने सिखाए उन अलग आयाम है, प्राणों को नया आयाम देने वाले प्राणायाम। उसके लिए अत्यंत ही मैं उनका अभिवादन करता हूं, हमारे श्रद्धा के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, एनएसएस के उद्देश्य मुझसे ज़्यादा आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, और उनको और भी अच्छी तरह से नैतिकता के साथ समझाने का दायित्व निर्वहन किया है हमारे स्वामी जी ने आज। मेरा मानना है कि इनको कुछ सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता, एनएसएस को लिमिट्स नहीं लगाई जा सकती, बिंदु नहीं लगाए जा सकते। राष्ट्र की सेवा की जब बात होती है तो सेवा किसी भी क्षेत्र में हो, हम ये नहीं कह सकते कि मात्र इन क्षेत्रों में हम राष्ट्र की सेवा करेंगे। जब राष्ट्र की सेवा है तो सेवा है, जहां पर आवश्यकता होगी, जिस क्षेत्र में आवश्यकता होगी वो करेंगे। और सेवा करने का सबसे बड़ा उन्माद, उत्साह किसमें होता है? हमारे युवा पीढ़ी में। ये एनएसएस जो हमारी योजना है,
इसमें युवा वर्ग के साथ, युवाओं को साथ लेकर के राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र की सेवा के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमको चिन्हित करना होगा कि हमारी प्रमुख राष्ट्र की समस्याएं क्या हैं। राष्ट्र की समस्याएं कहां से पैदा होती हैं? समाज से, मानव से, पर्यावरण से। समाज में चाहे वो कोई भी कुरीति हो, मानव समाज में कोई भी बीमारी हो, चाहे पोलियो का उन्मूलन हो या जो हमारे ब्लड्स की कमी हो, दृष्टि की कमी हो, मैं हमेशा जोड़ता हूं कि इसमें आई डोनेशन को भी जोड़ा जाए साथ में, इसको ब्लड डोनेशन के साथ आई डोनेशन की प्लेज भी की जाए, शपथ ली जाए। या जो आज की सबसे विकट समस्या हमारे राष्ट्र की है, बल्कि पूरे विश्व की है, वो है पर्यावरण में जो तब्दीली हो रही है, बदलाव हो रहा है, उससे हमारे जीवन पर, पशुओं के जीवन पर और वृक्षों के जीवन पर जो प्रभाव पड़ रहा है, उनका सही प्रबंधन, उस प्रभाव को जो परिवर्तन हो रहा है उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन उसको सही तरह से प्रबंधन करेंगे तो वास्तव में उससे लाभ उठाएंगे, नुकसान नहीं होगा। सामान्यतः कहा जाता है कि जब क्लाइमेट चेंज को जब कहते हैं तो उसको ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ देते हैं। गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वर्ष आप लोगों ने देखा होगा कि सर्दी ज्यादा हुई है। स्नोफॉल नैनीताल में अभी तक भी, कल या परसों तक भी हुआ है और आगे भी पता नहीं कब तक होगा, यू नेवर नो। वर्षा पिछले 2 वर्षों में कितनी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ हुई है। तो हर चीज में परिवर्तन है, चाहे वो टेम्परेचर के स्तर की बात हो, वर्षा के स्तर की बात हो, ड्यूरेशन की बात हो, सनशाइन की बात हो। उस सब से हमारा जो पर्यावरण है प्रभावित होता है, और उस जो प्रभावित हो रहा है उसके बारे में जागरूकता पैदा करना, ये भी हमने एनएसएस में जोड़ा है। हमको राष्ट्र को सशक्त बनाना है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, और इसी दायित्व के निर्वहन के लिए एनएसएस के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और उनको मार्गदर्शन कौन करता है? ये हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स। हमारा युवा वर्ग आदर्श किसको मानता है? ज्यादातर जो युवा वर्ग है, जो मूल्य आधारित युवा वर्ग है, वो शिक्षक को वो अपना मार्गदर्शन मानता है, अपना आदर्श मानता है। तो यदि हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स अपने आप को इस तरह से कंडक्ट करेंगे कि वास्तव में एक उनके मार्गदर्शक हो या वास्तव में उनके लिए आदर्श हो, आप लोगों को, उन बच्चों को जो टेंडर एज में है, ये दायित्व है आपका कि उनको सही डायरेक्शन में, सही सोच, सही विचार के साथ आगे बढ़ाएं। समस्याओं को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, उनको प्रायोरिटाइज कैसे किया जाए। समस्याएं बहुत होती हैं, हर समस्या का समाधान हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। हमको प्रायोरिटाइज करना होगा, वो कैसे किया जाए, और उसको फिर समाधान के लिए किस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा जाए। ये हमारे जो प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं, ये उनका दायित्व बनता है। ये जो हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें एनएसएस के उन मूल्यों का, उन विचारों का, उन समस्याओं के से आइडेंटिफिकेशन का, निवारण का तो बताया जाएगा। इसके साथ साथ प्रबंधन के अन्य तरीके बताएंगे, जैसे कि आप लोगों को रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने होते हैं। आप लोगों को देखना होता है कि आप जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो भी आपका स्वच्छ हो, शुद्ध हो, पारदर्शी हो। आपको जो पैसा दिया गया है उसका इस्तेमाल
सही किया गया और उसका सही आंकड़ों में या उसके लेखों में रखा गया है। धन्यवाद। ये बहुत ही सुखद और सौभाग्य की बात है कि हमको आज इस उद्घाटन सत्र में उस महान व्यक्तित्व के दर्शन हुए हैं, आशीर्वाद मिला है, जिसके लिए लोग दुनिया के कोनों कोने से आकर के इस बात की आशा करते हैं कि वो हमें दिख जाएं, और आज वो हमको आशीर्वाद देके गए हैं। तो मुझे लगता है कि काम जिस उद्देश्य से हम यहाँ पर आए हैं वो आधा उद्देश्य तो पूरा हो गया। और मुझे ये उम्मीद है कि जिस तरीके से हमारे प्रतिभागी बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और विशेष रूप से हरिद्वार हरि की नगरी के इर्द गिर्द विद्यालयों से यहाँ पर आए हैं, तो वो जो एक दिक्कत सी होती है कि कैसे होंगे, तो हरि की नगरी के लोग तो बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि हम देवभूमि के लोग हैं। और देवभूमि का मतलब स्पष्ट रूप से आप लोग सब संस्कृत के विद्वान लोग हैं, वो जानते हैं कि जो देने वाला है उसको देवता कहते हैं, और वो जो जिस भूमि में रहता है उसको देवभूमि कहते हैं। हम इस दुनिया को और इस समाज को क्या दे रहे हैं? हम दे रहे हैं कि गंगा और यमुना का मैदान। वो ठीक है, गंगा माँ, ये सारी बातें, लेकिन गंगा यमुना ना होती तो ये गंगा यमुना का मैदान ना होता तो करोड़ों करोड़ लोगों का पेट नहीं भरता, उधर पूर्ति नहीं होती। तो हम दे रहे हैं इस देश के करोड़ों लोगों को भोजन, हम दे रहे हैं इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों को शुद्ध पानी, जल, प्यास बुझा रहे हैं उनकी, और हम दे रहे हैं इस देश के करोड़ों सारे लोगों को शुद्ध प्राण वायु। पूरे देश के अंदर कोने कोने में इम्पैनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल करके एक नई पहल की है, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको ये इम्पैनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिला है। और हमारे सामने चुनौतियां भी हैं कि हम ये साबित करें कि वो टीओसी जिस पर करोड़ों हजारों रुपए का खर्चा हुआ करता था, जिस पर पहुंचना और रजिस्ट्रेशन कराने में वही उत्तर प्रदेश की संस्कृति होती थी जिसकी वजह से हम उससे अलग हुए, हम यहाँ पर ये साबित करेंगे कि जब आईएएस की जैसी ट्रेनिंग प्रोग्राम उत्तराखंड में चल सकते हैं, पीसीएस का हमारा एक संस्थान चल सकता है, तो पूरे भारत के लोगों का के प्रोग्राम ऑफिसर्स का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हम उत्तराखंड में स्थापित कर पाएं, और भारत की सरकार को मजबूत को ये सोचने पर बाध्य करें कि यहाँ पर आकर के सबसे बढ़िया ट्रेनिंग होती है। ये तभी होगी जब हम ऐसे प्रोग्राम ऑफिसर्स को ट्रेन करके बाहर निकालेंगे।